नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का स्विक्स में से लेसन नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज के प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो इस लेसन के बेहद इंपॉर्टेंट है। और साथ में ही हम सबसे पहले कुछ शब्दावली जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभ्यास के एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हमने 15 ऐसे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, और उन 15 क्वेश्चंस को करने के साथ ही आपका ये लेसन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक एक मार्क्स वाले बहुत सारे ऐसे प्रश्न लेके आएंगे जो ना सिर्फ 9th क्लास के एग्जाम में बल्कि आने वाले सभी कंपटीशंस में, जब भी आप आगे पढ़ाई करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर कोई भी और सर्विसेज की तैयारी करते हैं, बस वो एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन करते ही आपकी वो लेसन जो है एनसीईआरटी की बुक में से 100% तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शब्दावली करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार का यहाँ पर क्या अर्थ है? जब क्या होता है कि किसी भी विधायिका में, लोकसभा में या विधानसभा में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होता, तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ये ना सिर्फ 9th में बल्कि 10th में भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? व्यक्तियों का ऐसा निकाय या समूह जिनके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। तीसरा पॉइंट है सरकार। संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए, कानून बनाने के लिए, लागू करने के लिए, व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब व्यापक अर्थ में एक देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित, निगरानी और चलाने का कार्य जो है सरकार ही करती है। फिर है न्यायपालिका। यह भी एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने का, कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। देश के सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से ही पुकारा जाता है। विधायिका, जनप्रतिनिधियों की सभा, मतलब एक ऐसी सभा जिसके सभी प्रतिनिधियों को जनता ने चुनकर भेजा है, जिनके पास देश का कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्तीय विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। उसे हम विधायिका या विधान पालिका कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारी 3 राजनीतिक संस्थाएं हैं। सबसे पहली विधान पालिका जिसके पास कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी है कार्यपालिका जिसके पास कानूनों को लागू करने का अधिकार है ताकि जनता तक पहुंच सकें। तीसरा है न्यायपालिका। जब ये कानून जो है जनता तक सही ना पहुंच पाए या कोई अन्याय हो जाए, या फिर उन कानूनों की रक्षा करने का अधिकार जो है वो न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका ये भी देखती है कि कोई भी ऐसा कानून ना बने जो संविधान की गरिमा के खिलाफ हो। तो हमारे देश के अंदर 3 राजनीतिक संस्थाएं हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यालय ज्ञापन। सक्षम अधिकारी जब भी कोई पत्र जारी करता है सरकार के फैसले या नीति के बारे में, तो उसे एक पेज पर लिखकर बताया जाता है, जहां बकायदा सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते हैं। अर्थात ये एक ऐसा रूप है जहां पर कार्यपालिका सरकार के बनाए गए कानून को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है, और इसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। उसके बाद है राजनीतिक संस्था। राजनीतिक संस्था क्या है? ऐसी प्रक्रिया का समूह जो देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करती है। नेक्स्ट है आरक्षण। हम अक्सर आरक्षण के बारे में सुनते हैं। आरक्षण क्या है? कि जो लोग भेदभाव का शिकार हैं, या जिन्हें सुविधाएं नहीं मिली, या जो पिछड़े हुए हैं, या जिन्हें के पास बहुत सारी सुविधाओं की कमी है, ऐसे लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं ताकि वे भी सामान्य धारा में, मेन धारा में शामिल हो सकें, जो समाज की मुख्य धारा चल रही है उसमें शामिल हो सकें। राज्य क्या है? निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो, घरेलू और विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदलती रहती हैं पर राज्य बना रहता है। एक राजनीतिक इकाई है जिसके पास संगठित सरकार है और नीतियां बनाने का अधिकार है, उसे हम राज्य कहते हैं।
बोलचाल की भाषा में देश को भी राज्य, राष्ट्र को भी राज्य और राज्य को ही, ये सब समानार्थी हैं। हम अपने देश के लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग किसी देश के अंदर प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए हो सकता है। जैसे कि हम राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, हरियाणा, पंजाब को राज्य कह सकते हैं, परंतु एक राजनीतिक इकाई के अंदर हम देश को भी जो है राज्य कह सकते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास के प्रश्न उत्तर या अभ्यास की एक्सरसाइज। अगर आप भारत का राष्ट्रपति आपको चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, गलत। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, ये भी गलत है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, ये सही है, बिल्कुल हम ये कर सकते हैं। और मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं, ये भी गलत, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री या फिर पुलिस महानिदेशक। इसका सही आंसर है गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ हो तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है और अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत जा सकता है। यहाँ पर हमने ये बताना है कि न्यायपालिका के संबंध में कौन सा कानून जो है या बयान है वो गलत है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या कह रहा है कि संसद के द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, ये गलत है। तो इसका मतलब यही पॉइंट जो है सही है, यही इसका आंसर है। उसके बाद है निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो अगर मौजूदा कानून में संशोधन करना है तो वो काम संसद कर सकती है। नेक्स्ट है उस मंत्रालय की पहचान करें जिससे संबंधित लिखा गया है। जैसे कि देश में जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए अगर नीति बनाई जा रही है तो ये किस में आएगा, ये वाणिज्य और उद्योग में आएगा। उसके बाद है ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं, ये सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी में आएगा। उसके बाद है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमत कम करते हैं तो कृषि खाद्यान्न। पल्स पोलियो अभियान स्वास्थ्य मंत्रालय से। ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते अगर बढ़ाए जाते हैं तो वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। यानी कि जो पहला है निर्यात वाला, जूट के निर्यात वाला, ये वाणिज्य में आएगा। उसके बाद ग्रामीण इलाके की टेलीफोन सेवाएं संचार में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कृषि में आएगी। पल्स पोलियो स्वास्थ्य और जो सैनिकों से संबंधित है वो रक्षा मंत्रालय में। नेक्स्ट है देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में उस राजनीतिक संस्था का नाम बताएं जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। जैसे कि सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिकों से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये विधायिका का कार्य है, विधायिका ही करेगी। फिर है स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधित कानून बनाने में कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करें। ये भी कार्य जो है वो विधायिका का है। 2 राज्य सरकारों के बीच यदि कोई कानूनी विवाद हो तो ये न्यायपालिका करेगी। और भूकंप पीड़ितों के राहत के प्रयासों के बारे में अगर कोई सूचना एकत्रित की जाती है तो ये कार्य कार्यपालिका का है। गै वाला जो था वो न्यायपालिका और ऊपरले दोनों विधायिका के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे वे सारे प्रश्न उत्तर हैं जो हमने 15 ऐसे क्वेश्चनों को आपके लिए चुना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लेसन को कवर करते हैं और हमारा पूरा विश्वास है यहीं से आपके लिए प्रश्न आएगा।
पहला है संसद में विधेयक कानून कैसे बनता है। देखिए, कोई भी बिल या विधेयक अगर संसद में रखा जा रहा है वो कानून का रूप कैसे धारण करेगा। इसका आंसर जानने के लिए देखिए, सबसे पहले कि जो विधेयक होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है वित्त विधेयक, उसके बाद दूसरा है साधारण विधेयक। पहला वित्त विधेयक मतलब पैसे से संबंधित, दूसरा साधारण विधेयक। अब जो साधारण विधेयक है वो जब कानून का रूप लेता है तो उसे बहुत सारे पड़ावों से गुजरना पड़ता है। जो वित्त विधेयक है वो किसी भी मंत्री के द्वारा केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु साधारण विधेयक किसी मंत्री या संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है जिसमें कुछ पड़ाव हैं। जैसे कि पहला पड़ाव, इस अवस्था में जब पहला पड़ाव किसी ने विधेयक रखा, इस अवस्था में विधेयक पर बहस नहीं होती, इसके केवल मुख्य उद्देश्य बताए जाते हैं। दूसरा है, इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा पर विस्तार से बहस होती है और कुछ परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। तीसरा, इस पड़ाव में समग्र रूप से विधेयक पर मतदान होता है और यदि विधेयक पास हो जाए तो फिर इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है पड़ाव 4, दूसरे सदन में भी विधेयक को पहले वाले ही सदन की भांति ऊपरले 3 पड़ावों से गुजरना पड़ता है और यदि दूसरा सदन भी इसे पारित कर दे तो फिर ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए चला जाता है। पांचवा है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद ये विधेयक कानून बन जाता है। तो टोटल कितने पड़ाव आए? 5। पहले में सिर्फ उसके बारे में जानकारी दी, उद्देश्य बताए। दूसरे में बहस हुई, अगर कोई परिवर्तन करना पड़ा तो परिवर्तन हुआ। तीसरे में क्या था? तीसरे में मतदान हुआ, 2/3 मतदान से अगर वो पास हो गया फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। फिर दूसरे सदन में भी वैसे ही उन्हीं पड़ावों से गुजरेगा। अगर वहां पर भी वो पारित हो गया फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, ताकि राष्ट्रपति जी अगर स्वीकृति दे देते हैं तो वो विधेयक न रहकर कानून बन जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसकी शक्तियों का वर्णन करें। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के आम चुनावों के बाद लोकसभा में बहुमत दल का नेता को राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। अब उनके कार्य और शक्तियां। सबसे पहला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है। वह मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम करता है। तीसरा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, विभिन्न मंत्रालयों की नीतियों का निर्धारण करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद में श्रेष्ठ स्थिति पर होने के कारण पूरी सरकार उन्हीं के नाम से चलती है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री के नाम से ही सरकारें चलती हैं। जैसे कि मनमोहन सिंह सरकार कहा जाता था पहले, फिर मोदी सरकार। ऐसे ही जब भी जो प्रधानमंत्री आए हैं पूरी सरकार को उनके नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में वे श्रेष्ठ स्थान पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की शक्तियां और कार्यों का वर्णन करें। सबसे बड़ा कार्य तो संसद का है कानून बनाना। अब उसके अलावा और क्या क्या कार्य हैं, आइए उन पर भी चर्चा करते हैं। कानून बनाने के साथ साथ संसद को और भी अधिकार प्राप्त है या उनके कार्य हैं। संसद केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार के। पहले तो ये। दूसरा, संसद विभिन्न तरीके से कार्यपालिका और सरकार पर नियंत्रण रखती है। तीसरा है, संसद केंद्र सरकार का बजट पारित करती है, पास करती है। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेती है। पांचवा है, संसद संविधान में संशोधन भी कर सकती है और करती भी है। इस प्रकार संसद जो है वो केवल सरकार नहीं है, संसद में वे सभी व्यक्ति हैं जो लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुनकर प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हुए हैं। इसके 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव और उनकी शक्तियों का वर्णन करें। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनकी शक्तियां, राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है, कार्यपालिका के सभी कार्य उन्हीं के नाम से होते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, युद्ध और शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। फिर है सभी महत्वपूर्ण पदों जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इवन के चुनाव आयोग के आयुक्त, ये सब महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हैं राष्ट्रपति ही करते हैं। वह दूसरे देशों के राजदूतों का स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को आमंत्रित करते हैं। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति आर्थिक आयोग की नियुक्ति भी करते हैं। वे आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं। आपातकाल मतलब संकट काल, अगर देश पर कोई भी संकट आता है तो वे वहां पर संकट काल या आपातकाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संकटकालीन शक्तियां। अभी हमने कहा संकट आए तो वो संकट काल की घोषणा कर सकते हैं, यही है संकट काल की शक्तियां। भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा कर सकता है यदि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि देश युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण किसी खतरे में है, तो वो क्या करेंगे, वे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। दूसरा, जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा दी गई सूचना से विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो वे अनुच्छेद 356 के तहत संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 ये पेपर में भी आ सकता है। उसके बाद तीसरा है, यदि राष्ट्रपति जी को विश्वास हो जाए कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है और देश की साख खतरे में है, तो वे वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी कमी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना करें। देखिए बहुत आसान है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस। इसका कार्यकाल 5 का है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें 543 सदस्य होते हैं और सभी जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। इसमें 245 सदस्य होते हैं, परंतु 233 जो हैं उनका चुनाव राज्य की विधानसभाएं करती हैं, जबकि 12 के मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, जबकि राज्यसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट है, लोकसभा को धन के मामले में भी अधिक अधिकार प्राप्त हैं। धन के मामले में भी राज्यसभा को थोड़े से लोकसभा के मुकाबले कम अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की रचना और शक्तियों का वर्णन करें। इस समय भारत में उच्चतम न्यायालय जो कि सबसे बड़ी न्यायालय है और नई दिल्ली में स्थापित है, न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश CJI यानी कि चीफ जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं यानी कि सबसे बड़े जो जज हैं वो एक हैं, और 33 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अब इनकी शक्तियां क्या हैं, ये उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकते हैं। नंबर 2, ये केंद्रीय कानून की कोई भी केंद्रीय कानून जो बनाया गया जो विधानपालिका द्वारा उसकी जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वे न्यायालय यह न्यायालय जो होती है उच्चतम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसके 5 न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद खड़ा हो जाए तो उसका निर्णय भी उच्चतम न्यायालय करता है, और इस न्यायालय का निर्णय जो होता है अंतिम होता है। इसके विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, सरकार के फैसले से संबंधित विवादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाएं, और वो क्या कार्य करती हैं, जैसे विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका नीति बनाती है और लागू करती है, और नगर जो न्यायपालिका है संविधान के अनुसार कानूनों का परीक्षण करती है और व्याख्या करती है। नेक्स्ट है,
मंडल आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? मंडल आयोग की ही एक आदेश के साथ हमारा ये लेसन शुरू होता है। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की, इसीलिए इसे मंडल आयोग कहा जाता है। इस आयोग को भारत के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, मापदंड तैयार करने के लिए और पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तो 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस सिफारिश की कि 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों को देना चाहिए, जिसे उस समय की सरकार ने तो लागू नहीं किया, परंतु साथ ही जो सरकार आई 1989 और 90 में, उन्होंने इसे लागू किया। नेक्स्ट है संसद किसे कहते हैं? इसके दो सदन। भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को, यहाँ पर आप संस्था के अलावा सभा भी लिख सकते हैं, सभा को संसद कहा जाता है। ये देश का कानून बनाने वाली सर्वोच्च सभा है। इसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, इसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। इसके सभी 543 सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। फिर है राज्यसभा, यह उच्च सदन है, 245 सदस्य हैं, कार्यकाल 6 वर्ष का है। 233 जो हैं चुनाव जो इसके सदस्य हैं वो विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं, 233 सदस्य, और जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद है कार्यपालिका किसे कहते हैं और 2 प्रकार की कार्यपालिका का वर्णन करें। सरकार का वह अंग जो विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर नीति बनाता है और उसे लागू करता है, कार्यपालिका कहलाता है। ये 2 प्रकार की है, राजनीतिक और स्थायी। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, ये जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित सदस्यों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। मतलब जनता ने एक 5 साल या 6 साल, जितनी भी अवधि निश्चित है, उसके लिए सदस्यों को निर्वाचित किया, बस उन्हीं को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इसमें सरकार भी हो सकती है या विपक्ष के सदस्य भी हो सकते हैं। यह नीतिगत फैसले करते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है वो अस्थायी होता है। उसके बाद है स्थायी कार्यपालिका। यह प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, लंबे समय के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। लोक सेवा में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहा जाता है, और इन्हीं के कार्यों से जो है स्थायी कार्यपालिका बनती है। ये प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में मंत्रियों की या राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट है मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते हैं और उन्हें कितने वर्गों में बांटा जाता है। मंत्री परिषद उस सरकारी निकाय का नाम है जिसमें सारे मंत्री आते हैं। इसमें लगभग 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं और इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले है कैबिनेट मंत्री। ये आमतौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। इनके पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं। प्रधानमंत्री की सभी बैठकों और प्रमुख फैसलों में ये अपनी राय रखते हैं। दूसरे हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। ये आमतौर पर छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और ये आमंत्रित किए जाने पर ही अपनी बैठक लेते हैं। प्रभारी राज्य मंत्री, यह मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं और ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, ना ही ये कैबिनेट की बैठकों में बहुत अधिकतर भाग लेते हैं। बस इनका प्रमुख कार्य है कैबिनेट मंत्रियों की कार्यों में सहायता करना। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करता है। देखिए, कई बार कोई कानून ऐसा हो सकता है जो नागरिकों को लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तब वे कहाँ जाएं? वे उच्चतम न्यायालय तक अपील कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का रक्षक है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा जैसे लेख जारी कर सकता है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को भी अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। नेक्स्ट है
मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्यों का वर्णन करें। देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या अन्य समस्याओं का हल करने के लिए मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ मिलकर कार्य करता है। ये भी उनकी एक शक्ति है। दूसरा, मंत्रिमंडल विदेश नीति का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक ही है। मंत्रिपरिषद का अन्य महत्वपूर्ण कार्य देश का प्रशासन चलाना है। प्रत्येक मंत्री किसी न किसी विभाग का अध्यक्ष होता है और वे अपने विभाग के कर्मचारियों की सहायता से विभाग का प्रशासन चलाता है। संसद में अधिकतर बिल मंत्री ही पेश करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही संसद की बैठक बुला सकते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद देश के वार्षिक बजट की तैयारी करता है, फिर वित्त मंत्री उसे संसद में पेश करते हैं। आमतौर पर 28 फरवरी को ऐसा होता है। उसके बाद है, धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर है। कोई भी विधेयक मतलब जहां बिल बनाया गया कि ऐसा होना चाहिए, ये इस प्रकार में बनना चाहिए, जो धन से संबंधित होता है उसे धन विधेयक कहते हैं, और ऐसा विधेयक जिसमें धन का कोई प्रावधान नहीं होता उसे साधारण विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल सरकारी सदस्यों के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक सरकारी, गैर सरकारी किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है, धन विधेयक के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, जबकि साधारण विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इस प्रकार हमारे ये 15 क्वेश्चन और बुक एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लगता है कि इसी में से आपका पूरा लेसन कवर होगा। आने वाले एग्जाम्स में से यहीं से प्रश्न आएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।